इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इसकी थ्योरी डिस्कस करते हैं। शेयर्स क्या होता है? व्हाट इज शेयर्स? बताओ इधर से क्या है? शेयर है हिस्सा, या फिर शेयर मतलब होता है लायन। मतलब क्या हो गया कि हिस्सा का मतलब क्या, कुछ ना कुछ हमारा शेयर है उसके अंदर, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना किसी भी चीज में। तो ये शेयर क्या हो गया, कंपनी की जो कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड रहती है। स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। और क्यूमुलेटिवली उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? शेयर कैपिटल, है ना। प्राइमरी कितने टाइप के शेयर होते हैं अगर हम लोग बात करें तो? टाइप ऑफ शेयर की बात करें तो कितने टाइप के शेयर? टू। कौन कौन से? इक्विटी और इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अब इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? सर सेक्शन के भी क्वेश्चन बनते हैं क्या? सेक्शन तुम्हारे लेवल पे बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते। जैसे कि एक तो कंपनी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो किसके अंदर है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। उसके अलावा एक दो सेक्शन हो जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने हो सकते हैं एक पार्टनरशिप के अंदर, उसके रिगार्डिंग जो सेक्शन दिया है वो, और एक दो सेक्शन हो रहे हैं, बस इतने ही याद करने होते हैं। बाकी सारे तुम्हें लर्न करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कंपनी एक्ट तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें केवल कंपनी थोड़ी सी पढ़नी होती है। कंपनी एक्ट के 400 प्लस सेक्शन है, 450 500 सेक्शन, कितने याद करोगे, है ना। एक तुम्हारा हुआ सेक्शन 52 इसका है आज ही पढ़ा। सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस, एसपीआर को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, है ना। तो अभी आएंगे सब में। फर्स्ट आता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी को पूरी को ही कंट्रोल और मैनेज करते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। सारी कंपनी के जितने भी डिसीजन है वो सारे के सारे डिसीजन यही लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको दो टाइप की प्रेफरेंस मिलती है। ये कौन से हैं? मालिक, बड़े मालिक, छोटे मालिक। और ये क्या होते हैं? छोटे मालिक। मालिक और छोटे मालिक, मूवी में दिखाते हैं ना कई बार, छोटे मालिक है ये बड़े मालिक, ऐसा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो प्रेफरेंस मिलेगी। किस किस चीज की? एक तो डिविडेंड की, छोटा बच्चा घर में रोना पहले शुरू करता है ना, कोई भी चीज आएगी तो मुझे चीज ही चाहिए, है ना, ऐसे ही होते बोले। और दूसरा, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो रीपेमेंट इनको पहले किया जाएगा, कैपिटल का रीपेमेंट इनको पहले किया जाएगा। ये दो प्रेफरेंस इनको मिलती है, इसी के कारण इनको क्या बोला जाता है? प्रेफरेंस शेयर। और इसके साथ साथ इनको क्या मिलता है? फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। यहाँ इनकम फिक्स है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों की डेफिनेशन और डिफरेंस भी हो गई। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? 8 टाइप के टोटल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कंपनी डिविडेंड तभी डिस्ट्रीब्यूट करती है जब उसके पास प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं देगी। बट अगर कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन क्या दे रखा है कि मान लो करंट ईयर में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ और नेक्स्ट ईयर हम आपको एक साथ दे देंगे, लास्ट ईयर का और इस ईयर का दोनों साल का डिविडेंड दे देंगे। अगर उनका डिविडेंड क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा। एक्यूमुलेट होना मतलब इकट्ठा हो रहा है। अगर डिविडेंड एक्यूमुलेट करने का ऑप्शन है तब तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? क्यूमुलेटिव। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, भाई प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, तो प्रेफरेंस शेयर क्या हो गए? नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है। डिविडेंड अगर इकट्ठा हो रहा है तो क्या है? क्यूमुलेटिव, और इकट्ठा नहीं हो रहा तो नॉन क्यूमुलेटिव। रिडीमेबल, जिनकी लाइफ लिमिटेड होती है, आफ्टर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इनको रिडीम किया जाता है। और इरिडीमेबल, जिनको रिडीम नहीं किया जाता, एक बार इश्यू कर दिए तो इरिडीमेबल लगभग किसके जैसे हो गए? इक्विटी शेयर के जैसे हो गए, इक्विवेलेंट टू इक्विटी शेयर हो गए ना, क्योंकि इनको भी रिडीम नहीं किया जाता और इनको भी नहीं किया जाता। फिर एक टाइम के बाद बाईबैक वगैरह जो भी, क्या कंपनी से बंद होगी तब इनका हिसाब किताब। कन्वर्टेबल, छोटे मालिक ने अगर इनको बोल दिया, ये सोच रहे कि हाँ एक दिन हम भी क्या बनेंगे? बड़े मालिक बनेंगे, इनको ऐसे सपने दिखाए गए, तब तो क्या है? कन्वर्टेबल। और नहीं, इनको बोला कि बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है, कन्वर्जन का कोई ऑप्शन नहीं है,
तो तुम क्या रहोगे, छोटे बच्चे ठीक है ना, छोटे ही रहोगे हमेशा, छोटे हो छोटे के जैसे रहो, तो नॉन कन्वर्टेबल। और अगर ये तीन बड़े मालिक बने तो क्या होगा, कन्वर्टेबल। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, हक में, कंपनी के हक में। आइसक्रीम का डिब्बा, फैमिली पैक, लिया है क्या तुमने? ये क्या है, फैमिली पैक आइसक्रीम। घर में 4 लोग, आते ही बंटवारा हुआ, भूख लगी। 1 2 3, ये चौथे वाला कुछ ये चौथे वाला कौन? ये जो बांटते हैं वो है ना। अब ऐसा तुम हो जाने दोगे क्या, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। अब पापा है और पापा अगर किसी के कड़क है एकदम ऐसे तो भी नहीं हो रहा, बोले पापा ठीक है कड़क को अपनी जगह लेके आइसक्रीम तो चाहिए हमें, है ना, हिसाब तो देखो बराबर चलेगा। अब इन्होंने ऑप्शन क्या किया कि चलो ठीक है, ये 4 पीस बट गए, अब ये जो बची हुई आइसक्रीम अगर है इसमें इन सबको भी थोड़ा थोड़ा कुछ और मिल जाए तो मजे आ जाए, बढ़िया हो जाए, किसी के पास ज्यादा नहीं बची। तो यही चीज क्या है, पार्टिसिपेटिंग। डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड, कंपनी के पास क्या प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस को डिविडेंड दे दिया, फिर किसको दे दिया, इक्विटी को डिविडेंड दे दिया। अब भी प्रॉफिट बचा हुआ है और उस बचे हुए प्रॉफिट के अंदर अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिर से ऑप्शन मिल रहा है और प्रॉफिट मिल रहा है और डिविडेंड मिल रहा है तो क्या है, पार्टिसिपेटिंग है। अगर ऐसा ऑप्शन दिया गया तो पार्टिसिपेटिंग, और ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। आया समझ। तो ये हो गए हमारे क्या, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब उसके बाद बात आती है टाइप ऑफ कंपनी की। कितने टाइप की कंपनी होती है, 3। कौन कौन सी, पब्लिक प्राइवेट 2% 3%। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट और किसी पब्लिक कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट पब्लिक कंपनी। बहुत अच्छी Which is not बात है। which is not both। ऐसी कंपनी जो शेयर्स इशू करती है पब्लिक को, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, पब्लिक के जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, अनलिमिटेड अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड की जगह हम लोग एक वर्ड और लिख सकते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स है वहां तक। अनलिमिटेड और दोनों में थोड़ा सा क्या लैंग्वेज का डिफरेंस आता है, वो थोड़ी सी टेक्निकल लगती है कि अच्छी लैंग्वेज है। अनलिमिटेड लिखोगे तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, वहां क्या लिखा तुमने, टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, बात वही है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया। मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 7। बाकी सब चीजें इन पे कॉमन है, क्या लाइबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड लिमिटेड है कंपनी की, पब्लिक सेम चीज है, लिमिटेड लाइबिलिटीज तो सबकी है। यहाँ कुछ कुछ फर्क, शेयर इशू कर सकती है पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। शेयर इशू ही नहीं कर सकती, Public पब्लिक को को इशू नहीं नहीं कर कर सकती, सकती। कर सकती है किसको, रिलेटिव्स को। प्राइवेट कंपनी कहती है कि रिश्तेदारों को लूट लूट करके खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यस तुम किसको लूट सकते हो, खुद के घर वालों को लूटो और खुद के रिश्तेदारों को लूटो, बाकी औरों को मत लूटो। चलो तो वाले पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मिनिमम कितने होंगे, 2 और मैक्सिमम 200। लाइबिलिटीज यहाँ पे भी लिमिटेड है। प्रोस्पेक्टस इशू करना यहाँ पे जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग पब्लिक को शेयर इशू कर रहे हैं। या प्रोस्पेक्टस इशू करना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि पब्लिक से तो डीलिंग ही नहीं है हमारी। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, एक ही मालिक होगा। रेजिडेंट, मालिक मेरी मत। रेजिडेंट इन इंडिया होना कंपलसरी है। एक बंदा एक ओपीसी बना सकता है, उससे ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी अगर पूछ ही ले बाई चांस तो कुछ नहीं याद करना तुम्हें, डेफिनेशन से ही बन जाएगी। कंपनी एन आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटीज। अब एक चीज बताओ, परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग क्या है, कोई आए जाए फर्क नहीं पड़ता। कोई आई जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिफिशियल पर्सन, इंसान नहीं है वो। इंसान नहीं है वो, नहीं इंसान आर्टिफिशियल इंसान है। और सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग अब एक चीज समझना तुम कि अगर इनमें से ये सब चीजें कब होगी पता है, अगर किसी भी टाइप ऑफ एंटिटी का
रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, तो उसके अंदर ये सारे फीचर आएंगे, चाहे वो तुम्हारी कंपनी हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। जेब देखिए उधर। आ रही है बात समझ कि अगर ये बातें तुम्हें है ना, तुमने यहाँ या इस चीज को समझ लिया ना, तो ये पॉइंट तुम इनमें से कुछ भी पूछ लिया जाए तो लिख के आ सकते हो। जैसे 11th बीएसटी में थे ना, फिर अलग अलग याद करने पड़ते थे, तो ये कॉमन चीजें हैं जो उन तीनों के अंदर आ सकती है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी मतलब क्या, हम लोग उसको लॉफुली एक इंसान बना रहे हैं, आपने एक्ट के अंदर उसके नाम को रजिस्टर्ड करवाया है, तो लॉफुली वो आर्टिफिशियल पर्सन बन गया। अब जब वो बना है लॉ के थ्रू, तो उसको हम लोग खत्म भी लॉ के थ्रू ही करेंगे। अगर वो अलग हो गया बिजनेस से, तो लाइबिलिटीज क्या हो गई, लिमिटेड। आर्टिफिशियल पर्सन है, हाथ पैर होंगे नहीं, तो कॉमन सील स्टैंप वगैरह कुछ बनानी पड़ेगी उसकी। परपेचुअल सक्सेशन लॉ से बना तो खत्म भी किससे होगा, लॉ से ही होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, हम अलग है, हमारा बिजनेस क्या है, अलग है, हो गए सारे। तो ये सब इसके पीछे रीजन क्या है। अब ये सारे फीचर्स क्या पार्टनरशिप के अंदर है क्या, नहीं, क्या ये सब पार्टनरशिप में है क्या, तो नहीं है। क्यों, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। क्या ये सब एलएलपी में है क्या, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप में है, नहीं पढ़ी 11th में है एलएलपी में। 11th क्यों ला रहे हो बीच में? लानी पड़ती है बेटा, अभी ये दोनों साथ में समझोगे ना तो ध्यान रहेगा। ये सारी फीचर्स एलएलपी के अंदर है, क्योंकि पार्टनरशिप में कमी थी तो क्या लाए, एलएलपी। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कमी थी तो क्या लाए, ओपीसी। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप का मॉडिफाइड वर्जन क्या है, ओपीसी, 1% कंपनी। सोल प्रोप्राइटर में कितने मालिक होते हैं, और ओपीसी में एक। सोल प्रोप्राइटर में लाइबिलिटीज क्या थी, अनलिमिटेड, ओपीसी में लिमिटेड। कमियां दूर की है वहां पे। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, लड़ाई झगड़े सब होते थे, क्लियरिटी नहीं थी चीजों की, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं बन पाती थी, तो बंदे की अनलिमिटेड लाइबिलिटीज थी, तो उनको दूर करके सब क्या बनाया, एलएलपी। तो जिन भी पुराने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां आई, उन सबको दूर करके फिर मॉडिफाई किया गया। आगे ये बात समझ, तो ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, खत्म। हमने देखा केवल पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है पब्लिक को, प्राइवेट और ओपीसी नहीं करते। इसीलिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब ये किस पे एप्लीकेबल होगा, पब्लिक कंपनी पे होगा, प्राइवेट पे और ओपीसी पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनको शेयर इशू नहीं कर रहे हम। शेयर ही केवल कौन इशू करता है, पब्लिक कंपनी। अब इसका मतलब क्या है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, ये समझना जरूरी है। 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो पता है सभी को कि अगर किसी कंपनी के पास 90% एप्लीकेशंस नहीं आई तो वो अपने शेयर इशू नहीं कर पाएगी। ये क्यों लगाई गई ये कंडीशन। होता क्या है कि कुछ कंपनियां क्या करती है, अपने प्राइस जो है शेयर की वो नेसेसरी हाई कर दिए, है ना, महंगे शेयर्स बेच रही है, जितनी वैल्यू नहीं है उससे ज्यादा में वो शेयर्स बेचना चाह रही है। अब होगा क्या, लोग बाग शेयर खरीदने चाहेंगे। और अगर 90% लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्राइस ज्यादा तो नहीं है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना प्राइस तो होगा। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम देख लो तुम लोग, आया था तब शेयर्स 2000 रुपए के आसपास लिस्टेड हुआ था, आज 500 रुपए भी नहीं है। वो भी जो केस हुआ ना उसके बाद तो और डाउन जा रहा है वो कंटिन्यूअसली। तो लोगों को, और उसको लोगों ने धमाके से खरीदा उस टाइम पे कि पेटीएम का आईपीओ आ रहा है। कितने टाइम, कितने नंबर ऑफ टाइम वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो लोगों को ये लगे कि ये शेयर ज्यादा महंगा नहीं है, कम से कम 90% लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, इट मींस आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो। और अगर 90% एप्लीकेशन नहीं आई तो आपको उन शेयर होल्डर को पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। कितने दिन में, 15 डेज में, 15 दिन में। और 15 दिन में अगर वापस नहीं किया तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। आ रही है बात समझ। कितने दिन का टाइम दिया इनको, 15 दिन का, कि 15 दिन में या तो पेमेंट कर दो या फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करो। एक और टर्म है अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या ये दोनों एक ही चीज है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन? एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। ऑल मिनिमम सब्सक्रिप्शंस आर अंडर सब्सक्रिप्शन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बट ऑल अंडर सब्सक्रिप्शंस आर नॉट नेसेसरी कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन को पूरा नहीं कर सकते। अगर मान लो हमारे पास 95% एप्लीकेशन आ गई तो अंडर सब्सक्रिप्शन तो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन तो पूरी हो गई।
98 आ गई तो भी सेम ही चीज है ना। आ रही है बात समझ कि दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। एक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना शेयर कंपनी जितने शेयर इशू करना चाह रही है अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई है उसको क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। आते हैं हम लोग इस पे टाइप ऑफ कैपिटल। कौन कौन सी कैपिटल होती है, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, Called up. पेड अप, अनपेड, रिजर्व कैपिटल। बस सर ये रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट पे कहाँ दिखा? अभी आएंगे इसमें, सभी पे आने वाले हैं। देखिए हमारी बैलेंस शीट के अंदर जो हम लोग लाइबिलिटीज दिखाते हैं वो कौन सी कैपिटल होती है, पेड अप। साथियों याद होती है कितने नाम लिख लेना, कोई बात नहीं, और बढ़ा लेंगे अभी, कोई दिक्कत। ऐसे कैसे बढ़ा लेंगे। अभी देखते जाना। ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड और कॉल्ड अप, ये सब तुम्हारी आती है कहां पे, नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट समझ आता है, जो बैलेंस शीट के नीचे हम लोग बनाते हैं डिटेल्स, वहां हम लोग लिखते हैं कि ऑथराइज्ड कैपिटल इतनी है, इशूड इतनी है, सब्सक्राइब इतनी है, कॉल्ड अप इतनी है, पेड अप इतनी है ना। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, जो कि हाँ। रजिस्टर्ड इसको हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी कैपिटल जितनी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई कंपनी इशू कर सकती है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। भाई आज जितनी कैपिटल हमने लिख रखी है अपनी एमओए के अंदर, एओए के अंदर, उससे ज्यादा हम लोग कैपिटल क्लोज के अंदर जितना मेंशन कर रखा है उससे ज्यादा कैपिटल इशू कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, जब मर्जी चाहे तो इंक्रीज कर सकती है, कोई इशू नहीं है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल, या ऑथराइज्ड कैपिटल इज दैट कैपिटल फॉर विच कंपनी हैव मैक्सिमम अथॉरिटी टू इश्यू शेयर। फिर इशूड कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच कंपनी वांट्स टू इश्यू टू पब्लिक। सब्सक्राइब, subscribed capital is part of issued capital which for which public has subscribed. Called up capital, part of subscribed capital which has been called by the company from the public. Paid up capital, part of called up capital, part of called up capital which has been paid by public to company. अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकल के आएगा, साथ में देखना कॉल इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या कंपनी ने मांग लिया क्या, कंपनी मांगती है और शेयर होल्डर नहीं देता तो कॉल्स इन एरियर होता है ना। और कॉल्स इन एडवांस कंपनी ने मांगा है क्या, मांगा नहीं है ना। तो अगर ये मांगा नहीं है ना तो ये पेड अप कैपिटल में नहीं आता, और पेड अप कैपिटल में नहीं आता मतलब ये शेयर होल्डर्स फंड में भी नहीं आता। कहा जाता है ये, अदर कंट्रोल एक्टिविटीज में जाता है। आगे बात समझ। कॉल्स इन एरियर कहां जाएगा, शेयर होल्डर फंड में जो भी शेयर कैपिटल है उसमें से माइनस हम लोग कर देंगे जितना रिसीव नहीं हुआ वहां से। अनपेड एक तरीके से कॉल्स इन एरियर हो गया हमारा, ठीक है। रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल क्या होता है, अनकॉल्ड जो मंगाती कंपनी क्या करती है, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस होता है ना। अभी बात करते हैं रिजर्व कैपिटल क्या होती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलती है ना कि उनको पैसा वाइंडिंग अप पे पहले मिलेगा, वैसे ही कंपनी क्या करती है, कई बार अपनी कैपिटल को फिक्स करके छोड़ देती है कि ये इतना पैसा तो हम लोग क्या करेंगे, इतना पैसा हम लोग तब काम में लेंगे जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी। ये पैसा हम लोग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी कॉल करने वाले हैं ही नहीं, जब कंपनी बंद करेंगे तो काम में लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। और ऐसा ही एक सिमिलर वर्ड आता है तुम्हारे पास, कैपिटल रिजर्व। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। वो आगे ही पीछे ऐसे लिख नहीं सकते कि वो आगे इसमें रिजर्व आगे इसमें पीछे है, इसमें कैपिटल पीछे इसमें आगे, ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग। ये क्या होता है, ये कैपिटल रिजर्व
लॉ की कंप्लाइंस करने के लिए बनाना कंपलसरी होता है। ये कंपनी की चॉइस पे डिपेंड करता है कि वो रिजर्व कैपिटल रखे या ना रखे। ये कैपिटल प्रॉफिट में से बनेगा, ये कंपनी खुद की कैपिटल में से कुछ पोर्शन रिजर्व करके रखेगी। इसके कुछ यूजेस बताए गए हैं, इसको कंपनी उनमें यूटिलाइज कर सकती है कैपिटल रिजर्व को, बट रिजर्व कैपिटल केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल की जा सकती है। ऐसी 3-4 डिफरेंस तुम्हें इसके बारे में पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर ऑथराइज्ड कैपिटल हो जाएगी तुम्हारी इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। पेड अप कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जितना पैसा तुमने रिसीव कर लिया, अगर कुछ नहीं मिला तो माइनस हो जाएगा कॉल्सिन एरियर। इसके साथ ही हम लोग इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। अब ये बैलेंस कौन सा आता है? देखो, हम लोगों ने पढ़ा शेयर फॉरफीचर की एंट्री हमने क्या लिखी है, क्या एंट्री होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा और रिसीव नहीं हुआ तो एसपीआर डेबिट हो जाएगा, और रिसीव हो गया तो हम लोग यहां से डिलीट कर देंगे। 2 कॉल्सिन एरियर लिख देता हूं मैं, इसमें सारे ही आ गए, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो सेकंड कॉल हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, जो भी। एप्लीकेशन का पैसा इसमें कभी होगा नहीं, क्योंकि वो तो हमें एटलीस्ट मिली होगी। और 2 शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ठीक है। अब ये मान लो कि कंपनी ने क्या किया, 100 शेयर रिडीम किए हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो कितने हो गए? 100 × 100, ठीक है। प्रीमियम कितना? 10 रुपए मान लो। और एक बार के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि कंपनी ने 6 रुपए तो रिसीव कर लिए और 60 रिसीव कर लिए और 50 रिसीव नहीं किए। अब कंपनी ने क्या किया, इसमें से 40 शेयर इश्यू कर दिए, 40 शेयर क्या किए? रीइश्यू कर दिए। तो एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 40 × अब यहां मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी कितना दे सकती है? ये 60 जितना बैलेंस हमारे शेयर फॉरफीचर में आ चुका है ना, तो 60 रुपए तक डिस्काउंट दे सकती है। अगर तुमसे ये पूछे कि मिनिमम किस प्राइस में शेयर को रीइश्यू किया जा सकता है, तो कितना लिखोगे? 40। आ रही है बात समझ? अगर ये पूछे तुम्हारे लिए एमसीक्यू बन सकता है ऐसा कि कंपनी इस शेयर को, इस केस के अंदर मिनिमम किस प्राइस पे शेयर को रीइश्यू कर सकती है, तो मिनिमम प्राइस कितना आएगा? 40। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, 100, 200, 500, 1000, 2000। तुमने पढ़ा कि मैक्सिमम प्रीमियम कितना हो सकता है? पढ़ा नहीं ना? पढ़ा है ना, क्या? नो लिमिट। हाँ, नो लिमिट। ठीक है, तो यहाँ 2 एमसीक्यू तैयार हो गए तुम्हारे, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस। सब तुम बोलते हो एमसीक्यू कहां से पढ़े, कैसे भी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। आ रहा है समझिए? अब 2 और दूसरा क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। एक बार के लिए मान लो हमने 80 पे इसको रीइश्यू कर दिया, कितने पे रीइश्यू कर दिया? 80 पे, तो 20 रुपए डिस्काउंट हो गया। 40 × 20 कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना? 40 × 100। ये तो आराम से आता होगा तुम्हें। अब क्या समझना है वो चीज देखना। शेयर फॉरफीचर में तुम्हारे कितने रुपए हैं? 6000 है, इसके अकॉर्डिंग 6000 रुपए है तुम्हारे पास। इसके अंदर जो 6000 रुपए है, ये 2 टाइप के शेयर से रिलेटेड है। 2 टाइप के शेयर कौन से? एक तो 40 शेयर मानो तुम तुम्हारे, और एक मानो 60। 40 और 60 शेयर कौन कौन से? 40 तो वो है जो हमने क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए, और ये क्या है? नोट री इश्यू। आ रही है बात समझ? अब इस 6000 को इस रेशियो में डिवाइड कर लो, 2:3 में डिवाइड कर सकते हैं ना? 2:3 कैसे आया, समझ आ गया? 40 और 60 है तो 2:3 में, तो कितना कितना आ गया? 2400 और 3600।
आ रही है बात समझिए? फिर से ये नॉट रीइश्यू वाला टोटल हमने 100 शेयर फॉर फ्यूचर किया, कितने किया? 100। रीइश्यू कितने हो गए? 40। तो नोट रीइश्यू कितने बच गए? 60। आ गया ये समझ? तो सर प्रीमियम का कोई नहीं है क्या इसमें? प्रीमियम को छोड़ो ना तुम एक बार, हम केवल जो चीज समझनी है एक बार उस पर आते हैं, प्रीमियम का रोल समझेंगे बाद में। ये चीज समझ आ रही है कि यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितने? 60। अब हमने फॉर फ्यूचर काम में कितना ले लिया? 40 × 20 800। इसमें से लिया कि इसमें से? जो रीइश्यू कर दिया उसमें से। तो ये कितना बचेगा? 1600। अब ये कहाँ जाएगा? रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में। और ये कहाँ जाएगा? शेयर कैपिटल। पता नहीं। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। आ रही है बात समझ? तो जब कई बार पूछते हैं कि शेयर फॉर फ्यूचर के बैलेंस को कहाँ दिखाएंगे, और वहां आंसर में क्या लिखा कि शेयर कैपिटल, तो हमें लगता है कि हम तो कैपिटल रिजर्व में डालते हैं। तो ये तो खत्म ही हो गया ना शेयर, तो ये तो गया कैपिटल रिजर्व में। और ये कहाँ? जो रीइश्यू नहीं की उसका पूछता है वो हमेशा, और कहाँ दिखाना पड़ता है हमें? शेयर कैपिटल में दिखाना पड़ता है। आगे बात समझ? इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में क्यों डालते हैं? इनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया गया? है तो दोनों शेयर ही, दोनों फॉरफिटेड ही थे, फिर एक को कैपिटल रिजर्व में दिखा रहे हैं बैलेंस और एक को शेयर कैपिटल में, ऐसा क्यों? क्या कंपनी डेली रूटीन के अंदर शेयर फॉर फ्यूचर करती है? नहीं करती। तो मतलब ये कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। अभी रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस पढ़ रहे थे, तो इसलिए कैपिटल प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। क्या यहाँ कंपनी को पता है कि कितना कैपिटल प्रॉफिट हो गया? ये जो शेयर इश्यू करेंगे तो कंपनी कितना डिस्काउंट देगी आज फाइनल कर सकते हैं हम? नहीं ना। इनको 20 रुपए डिस्काउंट दिया, इनको हम लोग 60 भी तो दे सकते हैं डिस्काउंट, 80 दे सकते हैं क्या? नहीं, मैक्सिमम 60 दे सकते हैं। भाई ये तो खत्म ही हो गया ना। इन बचे हुए शेयर्स को हम लोग मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 60 रुपए दे सकते हैं। लेकिन कितना देंगे? 10, 20, 30, 40, 50 या ना भी दे, पता है क्या आज? नहीं पता ना। और ये पैसा किससे आया हुआ है? शेयर होल्डर से आया हुआ है। तो ये फंड आज भी किसका है? शेयर होल्डर्स का ही है। शेयर होल्डर फंड के अंदर ऐड किया जाएगा, और यहां सर्टेनिटी नहीं है कि डिस्काउंट कितना देना है, नहीं है सर्टेनिटी, तो इसको हम लोग प्रॉफिट नहीं मान सकते। आ रही है बात समझ? अगर फिक्स हो जाता कि इतना प्रॉफिट है, तब तो हम लोग इसको भी इसके साथ ट्रांसफर करते जोड़ के। अब फिक्स नहीं है ना, तो नहीं करा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर हमारा शेयर कैपिटल में से माइनस हो रहा है क्योंकि हमें मिला नहीं। कॉल्स इन एडवांस वहां से माइनस क्यों नहीं हो रहा? कॉल्स इन एडवांस को शेयर कैपिटल में नहीं दिखा रहे हम लोग, अदर करंट लायबिलिटीज में दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेयर कैपिटल के अंदर केवल वो अमाउंट आएगा जो कंपनी ने मांगा है पब्लिक से। ये तो मांगा ही नहीं ना, अपनी मर्जी से दिया है। हम लोग शेयर कैपिटल ऊपर से जब पढ़ना स्टार्ट किया, ऑथराइज्ड कैपिटल जितना इश्यू कर सकती है, इशूड जितना इश्यू किया है, सब्सक्राइब्ड इशूड का पोर्शन है, कॉल्ड अप सब्सक्राइब्ड का पोर्शन है, पेड अप कॉल्ड अप का पोर्शन है। तो जब वो कॉल्ड अप ही नहीं है, तो फिर वो शेयर कैपिटल के अंदर आना भी नहीं चाहिए। वो अगले ने अपनी मर्जी से जमा करवाया है, और हमारे लिए वो क्या है? लायबिलिटीज है। कैपिटल का पार्ट कब बनेगा? जब हम लोग उनसे भी पैसा मांगेंगे। आ रही है बात समझ? और क्या इसके अंदर मेजर थ्योरी है वो देखो भी।